हेलो, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं नमन कुमार आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं और स्वागत करता हूं एजुकेशनल यूट्यूब चैनल शिक्षा मेला पर। हम लोग आज 8वीं क्लास के गणित का अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को सीखना है एक चर का रैखिक समीकरण। तो एक चर के रैखिक समीकरण को सीखने से पहले इसका कुछ परिचय जानेंगे और वीडियो के अलग अलग भागों में हम लोग समीकरण को बनाना भी सीखेंगे कुछ तथ्यों द्वारा, और समीकरण को हल करना भी सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से। मैं बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप सबको ही समझ पाएँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई वीक रहे। इसलिए आप सबको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। आप लोग भी मेहनत कीजिए मेरे साथ। अगर हम कोशिश करें, मेहनत करें, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा कोशिश करना है। यदि हम कोशिश ही ना करें तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इस पाठ को जानने से पहले, एक चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में जानने से पहले, मैं आज आप लोगों को ले चलता हूं एक मोटिवेशनल क्वेट की तरफ, क्योंकि मोटिवेशनल क्वेट हमें बहुत कुछ सिखाता है। मोटिवेशनल क्वेट से हमें बहुत सारी सीख मिलती है, इसलिए मोटिवेशनल क्वेट हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। और मैं प्रयास करूंगा कि हर वीडियो में आप लोगों को एक मोटिवेशनल क्वेट दे सकूं। आज का मोटिवेशनल क्वेट है, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि 5 रुपये का कलम भी 5 करोड़ का चेक लिख देती है। हम अक्सर क्या करते हैं, कभी कभी किसी वस्तु या किसी प्राणी को इतना तुच्छ समझ लेते हैं, इतना छोटा समझ लेते हैं कि उससे कोई उम्मीद ही नहीं रखते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हर वस्तु, हर प्राणी से कुछ उम्मीद रखना चाहिए। जो वह कर सकता शायद हम नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ का अलग अलग कार्य होता है, और जो हमारे जीवन में प्रतिदिन या प्रतिदिन नहीं तो कभी ना कभी उसका ज़रूरत पड़ जाता है। तो हमें किसी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि जिससे कोई उम्मीद नहीं होती है, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। तो हमें इस मोटिवेशनल क्वेट से यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी ना कभी वह हमारे काम आ सकता है। चलिए अब चलते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण की तरफ। सबसे पहले उसका परिचय जानते हैं। तो हम लोग शुरू से ही बीजीय व्यंजक पढ़ते आ रहे हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण बीजगणित का ही एक हिस्सा है, इसलिए बीजीय व्यंजक भी इसमें आता है। बीजीय व्यंजक हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें चर और अचर का संक्रिया होता है। इसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण होती है, वो है चर और अचर, जिसको मिलाकर बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। तो किसी भी चर या अचर के साथ जब हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग की संक्रिया करते हैं तो हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। अब इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं चर क्या होता है। तो चर अल्फाबेट के सभी लेटर, जितने भी अक्षर हैं अल्फाबेट के, सब चर में आते हैं, और गिनती की सभी संख्याएं जितनी भी है अक्षर पद कहलाती है। चर को हम कुछ इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि जिसका मान ज्ञात न हो उसको चर कहते हैं, और जिसका मान ज्ञात हो उसको अचर कहते हैं। तो चर हो गया हमारा x, y, z, a, b, c, कुछ भी ले सकते हैं, अल्फाबेट का कोई भी लेटर ले सकते हैं। और अचर में हमारा हो जाएगा गिनती की सभी संख्याएं, चाहे वह दशमलव में हो, बटा में हो, कुछ भी हो। गिनती की सभी संख्याएं जिसका मान ज्ञात रहता है वो अचर कहलाता है। तो जब इनके साथ हम कोई संक्रिया करते हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग के, तब हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। अब बीजीय व्यंजक के कुछ उदाहरण ले लेते हैं।
यहाँ पे कुछ, यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा, कुछ बीजीय व्यंजक हम लोगों ने लिया है, जिसमें फर्स्ट है 5x प्लस 3, 1/2y प्लस y बराबर 4, 5x प्लस 2x कर देते हैं, 2x माइनस 8। और इसमें हम देख रहे हैं कि समता का चिन्ह नहीं है, यानी बराबर का चिन्ह नहीं है। तो जब तक बराबर का चिन्ह नहीं है, यह हमारा बीजीय व्यंजक है। अगर इसमें हम समता का चिन्ह लगा देते हैं और इसको दो पक्ष में बांट देते हैं, तो ये हमारा समीकरण तैयार हो जाएगा। तो आइए इसमें से लेते हैं 5x प्लस 3 को और बराबर का चिन्ह देकर के इधर एक कोई अक्षर दे देते हैं। तो जब समता का चिन्ह इसमें शामिल हो गया, तब ये जो व्यंजक हो गया दो भागों में बंट गया। ये हो गया बायां पक्ष और इधर वाला हो गया दायां पक्ष। तो जब समता का चिन्ह शामिल हो जाता है तो हमें समीकरण प्राप्त होता है। हम लोगों ने चर और अचर को जान लिया, बीजीय व्यंजक को जान लिया और समीकरण को जान लिया कि जब बीजीय व्यंजक में समता का चिन्ह हो और उसके तुल्य कोई चर हो, अचर हो या कोई बीजीय व्यंजक ही हो, तब वह समीकरण कहलाता है। तो बीजीय व्यंजक जब समता के चिन्ह के साथ किसी अचर पद को तुल्य करता है तो वह समीकरण हो जाता है। यानी बराबर के चिन्ह के बिना समीकरण कहना संभव नहीं है, समीकरण नहीं होता है बिना बराबर के चिन्ह का। तो यहाँ पे हम लोगों ने समीकरण तो जान लिया कि यदि बराबर का चिन्ह है और उसके दो पक्ष हो रहे हैं तो वह समीकरण है। लेकिन यहाँ पे एक चर का क्या मतलब है, तो अब हम लोग जान लेते हैं एक चर का मतलब क्या है। यहाँ पे कुछ समीकरण के उदाहरण दिया हुआ है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चर जो है, यहाँ पे चर है x, इस समीकरण में चर x है और कोई चर नहीं है, यानी कि इसमें एक ही चर है। तो एक ही चर है तो इसको हम कह सकते हैं एक चर में समीकरण है। दूसरा समीकरण को देखते हैं। दूसरा समीकरण में एक चर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, लेकिन दो चर है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों चर समान है, y y है, y के अलावा दूसरा नहीं है। तो ये भी एक चर में समीकरण है। तीसरा नंबर उदाहरण देखते हैं। यहाँ भी एक ये चर है और एक ये चर है और दोनों चर क्या है, यहाँ अलग अलग है, दोनों एक ही चर नहीं है। तो दोनों चर एक नहीं है तो इसको हम एक चर में समीकरण नहीं कहेंगे, यह दो चर में समीकरण हो गया। यहाँ देखते हैं एक चर ये है, एक चर ये है और एक चर ये भी है। तीन चर है और तीनों चर एक ही है, x है, x के अलावा कोई अन्य चर नहीं है, यानी समान चर है। तो चर समान है, चाहे कितना हो जगह हो, 3 जगह हो, बार बार भी आ सकता है, वह एक चर में समीकरण है। यहाँ देखते हैं एक चर यहाँ है, एक चर ये है, एक चर ये है, यानी कि तीनों चर इसमें अलग अलग है। एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, अलग अलग चर है, तब इसको हम एक चर में समीकरण नहीं कहेंगे। अर्थात एक चर कहने का मतलब है कि चर समान होना चाहिए, बार बार भी आ सकता है, ये नहीं कि बार बार नहीं आ सकता है। यहाँ पे चर बार बार है लेकिन समान है, एक ही चर है। यहाँ भी चर बार बार है लेकिन एक ही है, y है तो y ही है, अगर x है तो x ही है। लेकिन जब दो अलग अलग चर हो जाते हैं या दो से अधिक अलग अलग चर हो जाते हैं तो वह एक चर में समीकरण नहीं कहलाते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे कि एक चर का मतलब क्या है और एक चर के समीकरण को आप लोग पहचान सकते हैं। मैं वीडियो के आखिरी में कुछ समीकरण दूंगा और उसे आप लोग पहचानिएगा कि कौन एक चर में है और कौन एक चर में नहीं है। तो अब अभी हम लोगों ने जाना एक चर का मतलब। अब एक और नया चीज इसमें है रैखिक समीकरण। अब इसको हम लोग जानते हैं रैखिक समीकरण को कुछ उदाहरण द्वारा। तो रैखिक समीकरण को समझने के लिए हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया हुआ है। इस उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे रैखिक समीकरण कौन होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट समीकरण को देखते हैं। 5y का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1/2y बराबर 10 है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह एक चर में है,
क्योंकि इसका चर, तीनों चर समान है, यहाँ y, यहाँ y, यहाँ y, तीनों में y है, यानी कि चर समान है, तो यह एक चर में है। एक चर में तो समीकरण है, पर एक चर में रैखिक है कि नहीं है, इसको अब हमें जानना है। तो यह एक चर में रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका घात जो है, यहाँ पे घात कितना है, 2 है, और रैखिक समीकरण होने के लिए चर का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। अगर 1 से अधिक घात है तो वह रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है। अब यहाँ दूसरा समीकरण में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे चर ये और ये, एक ही चर बार बार आ रहा है, यानी कि यह एक चर में समीकरण है। तो एक चर में क्या यह रैखिक समीकरण है? तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले चर पद का घात जानेंगे। तो यहाँ पे चर पद का अधिकतम घात जो है 5 है, तो हमें चाहिए अधिकतम घात 1। अगर रैखिक समीकरण होगा तो अधिकतम घात 1 होगा, और यहाँ पे अधिकतम घात क्या है, 5 है, तो ये हमारा रैखिक समीकरण नहीं है। एक चर में समीकरण है लेकिन रैखिक समीकरण नहीं है। अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 3 को। तो इस 3 उदाहरण नंबर में दिया है x, पहले चर को देख लेते हैं कि चर समान है कि नहीं है। अगर चर समान है तब तो एक चर में है, अगर घात, चर का घात अधिकतम 1 है तो वह रैखिक भी है, तब उसको कहेंगे एक चर में रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पे चर x x x यानी कि समान चर है, चर एक ही है, बार बार है, एक ही चर रहता है, बार बार रहता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह एक ही चर में कहलाता है। लेकिन अलग अलग चर हो जाता है, अलग अलग चर बार बार आता है, तो वह एक चर में नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा जो चर है समान है, तो यह एक चर में समीकरण है। अब ये देखना है कि क्या एक चर में रैखिक समीकरण है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि जो चर पद x है, चर पद x, यहाँ पे जितना भी चर पद है उस पर किसी पर कोई पावर नहीं है, कोई घात नहीं है। तो घात नहीं होने का मतलब होता है कि उस पर एक घात है। तो हमें यही चाहिए कि जिस समीकरण में चर का अधिकतम घात 1 हो वही रैखिक समीकरण होता है। तो यहाँ पे इस पर कोई घात नहीं है, मतलब कि एक घात है, तो ये हमारा एक चर में रैखिक समीकरण होगा। चाहे चर एक ही चर बार बार क्यों ना हो, एक ही चर है, बार बार है। यहाँ पे अगर x है, यहाँ पे y रहता, यहाँ पे p रहता, तो यह एक चर में नहीं कहलाता। यहाँ भी अगर y है, अगर y की जगह पर यहाँ x हो जाता, यहाँ y हो जाता, यहाँ z हो जाता, अलग अलग चर हो जाता, तो वह एक चर में समीकरण नहीं कहलाता। अगला समीकरण देखते हैं, x/3 + 4 = 8 + x। तो यहाँ देखना है हमें कि क्या यह एक चर में रैखिक समीकरण है। तो सबसे पहले चर देखेंगे कि चर समान है या अलग अलग चर है। तो चर x है, यहाँ भी x है, ठीक है। तो x यानी कि समान चर है, तो यह एक चर में है। अब जानना है कि रैखिक है कि नहीं है। तो रैखिक होने के लिए देखना है चर का घात, यानी कि x का जो अल्फाबेट का लेटर है उसका घात कितना है। तो अधिकतम घात 1 होना चाहिए, तभी ना रैखिक समीकरण होगा। तो अधिकतम घात यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो जब समीकरण के चर का अधिकतम घात 1 हो तो वह रैखिक समीकरण कहलाता है। तो इस उदाहरण के ऊपर वाले 2 उदाहरण रैखिक समीकरण नहीं है, और नीचे के 2 उदाहरण रैखिक समीकरण है। तो हमें विश्वास है कि आप सबको रैखिक समीकरण, वो भी एक चर में, बिल्कुल समझ में आया होगा। आप लोग समीकरण को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा रैखिक समीकरण है, एक चर में रैखिक समीकरण है, कौन सा एक चर में रैखिक समीकरण नहीं है। इसके लिए मैं 2-4 समीकरण दे रहा हूं, इसमें से आप लोग प्रयास कीजिए और यह बताने की कोशिश कीजिए कि कौन एक चर में रैखिक समीकरण है और कौन एक चर में रैखिक समीकरण नहीं है। तो ये रहा प्रश्न होमवर्क के रूप में, पहला प्रश्न। दूसरा, इस प्रकार करके 6 समीकरण हमने दिया है, और आप लोग प्रयास कीजिए कि इसमें कौन कौन एक चर वाला रैखिक समीकरण है, और उसका कारण भी आप लोग जानने का प्रयास कीजिए। एक बार फिर मैं बतला देता हूं कि एक ही चर में वैसा समीकरण जिसके चर का अधिकतम घात
एक हो वह रैखिक समीकरण एक चर में रैखिक समीकरण कहलाता है। तो इसमें देख करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन कौन सा समीकरण एक चर में रैखिक समीकरण है। मुझे विश्वास है कि आप सब बता पाएंगे, और अगर समझ में आ गया हो तो इसका हल यानी कि कौन कौन एक चर वाला रैखिक समीकरण है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, ताकि मैं भी देखूं कि आपको कहाँ तक समझ में आया है और कहाँ तक और समझाने की ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खूब खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।